हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेड बटन को जाकर क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने ईएससी में आए क्वेश्चंस के 2 वीडियोस बनाए हैं, जो पार्ट 1 और पार्ट बी तक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने सॉल्व किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से, यानी कि जो 2009 में क्वेश्चन आए हैं और वहाँ से 2013 तक के सारे क्वेश्चंस को करेंगे सिंक्रोनस मशीन के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि मशीन के मेन कंपोनेंट्स को, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसे कंपोनेंट्स को ऐड करना है। तो ए, हमें जैसे ए नहीं पता अभी, तो अभी हम बी पर चलते हैं। तो ब्रीदर किस में होता है? ब्रीदर आपका ट्रांसफार्मर में होता है। एंड रिंग्स आपकी किस में होती है? एंड रिंग्स आपकी होती हैं स्क्विरल केज में, ठीक है। और कम्यूटेटर आपका किस में होता है? कम्यूटेटर आपका होता है डीसी में, ठीक है। तो हमारा एक बच्चा है अमोर्टियस वाइंडिंग, ये आपका हो जाएगा 4, मतलब सिंक्रोनस मोटर में, ठीक है। इस तरीके से भी आप एलिमिनेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फील्ड फेलियर ऑफ सेलिएंट पोल मशीन? तो सेलिएंट पोल मशीन जो आपकी होती है उसका रोटर इस तरीके का होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका फील्ड फेलियर हो भी गया, तो फील्ड फेलियर मतलब आपका IF 0 हो गया, और IF 0 हो गया तो आपका एक्साइटेशन भी 0 हो गया। क्योंकि एक्साइटेशन 0 हो गया तो अब आपका क्या होगा? अब मोटर का जो टॉर्क है, क्योंकि ये सेलिएंट पोल मोटर है तो मोटर बंद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने देखा था कि जो मोटर का पावर होता है सेलिएंट पोल का, वो 2 पावर से मिलकर बनता है। एक होता है आपका सिंक्रोनस पावर प्लस एक होता है रिलक्टेंस पावर। तो EF के ज़ीरो हो जाने से आपका ये वाला पावर ख़त्म हो जाता है, सिंक्रोनस पावर, लेकिन आपका रिलक्टेंस पावर बच जाता है, ठीक है। क्योंकि वो डिज़ाइन की वजह से होता है, अनइक्वल रिलक्टेंस की वजह से होता है। तो इसलिए मोटर आपकी रोटेट करेगी लेकिन रिड्यूस्ड टॉर्क के साथ, और वो सिंक्रोनस मशीन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर ही रोटेट करेगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ उसका टॉर्क रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि वो अब सिर्फ रिलक्टेंस टॉर्क ही बचा है। क्वेश्चन नंबर 63, आर्मेचर रिएक्शन जो होता है एम्पियर टर्न ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर सप्लाइंग पावर एट रेटेड वोल्टेज विद 0 पावर फैक्टर लैगिंग इज मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फेजर बनाए जाते हैं। तो ये आपका FF है, ये आपका इंड्यूस्ड EMF होगा 90 डिग्री लैगिंग पर, ठीक है। अब उसने क्या कहा? 0 पावर फैक्टर लैगिंग करंट है। तो 0 पावर फैक्टर लैगिंग करंट कहाँ होगा? यहाँ होगा। आइए, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में आपका क्या होता है? आर्मेचर MMF। तो आर्मेचर MMF आपका लैगिंग है, तो वो पूरा का पूरा डीमैग्नेटाइजिंग है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डीमैग्नेटाइजिंग, यानी कि B। फिर क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर ड्रिवन बाय कांस्टेंट प्राइम मूवर इनपुट कैन बी चेंज्ड बाय। अगर आपको पावर फैक्टर चेंज करना है तो पावर फैक्टर चेंज करने के लिए आप उसका एक्साइटेशन चेंज करेंगे। हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमें मशीन का एक्साइटेशन चेंज करते हैं तो आपका क्या होता है? रिएक्टिव पावर चेंज होता है। रिएक्टिव पावर चेंज होगा तो आपका पावर फैक्टर चेंज होगा, ठीक है। ये इस तरीके से फ्लो चार्ट है। आपने क्या चेंज किया? सबसे पहले आपने इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं IF से। फील्ड करंट चेंज किया, फील्ड करंट चेंज किया तो EMF चेंज हुआ, इंड्यूस्ड EMF चेंज हुआ तो आपका रिएक्टिव पावर चेंज हुआ, और रिएक्टिव पावर चेंज होता है तो हमारा पावर फैक्टर भी चेंज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर C हो जाएगा। फिर ये एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के लिए उन्होंने आपसे बोला है कि 11 kV का जनरेटर है जिसका सिंक्रोनस रिएक्टेंस 10 ओम है। उसका एक्साइटेशन करंट कितना है? तो इसको सबसे पहले बना लेते हैं।
ये इसका रिएक्टेंस है और ये आपका VT है, ठीक है। ये इसका जनरेटर है और ये इसका 10 ओम का है, ठीक है। तो इसका आपको आंसर निकालना है। तो निकालना क्या है कि मैक्सिमम आउटपुट पावर। तो मैक्सिमम आउटपुट क्या होता है, पहले तो आउटपुट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, EV/X इंटू साइन डेल्टा। तो मैक्सिमम कब होता है, जब डेल्टा आपका कितना होगा, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है 1, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा फाइनली फार्मूला क्या बचता है, P मैक्सिमम इज इक्वल टू EV/X, ठीक है। ये पर फेज में लोगे, अगर लाइन लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर फेज में लिया तो इंटू 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा P मैक्सिमम कितना आएगा, हमारा P मैक्सिमम आएगा 15,400 किलोवाट, ओके। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें पूछा गया है कि वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने का मेथड कौन सी। तो हमें पता है कि एक EMF मेथड होता है और एक MMF मेथड होता है, रिवर्सल कोई मेथड नहीं होता है और डायरेक्ट भी कोई मेथड नहीं होता है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 67 में अ सिंक्रोनस मोटर इज़ नॉट इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग, जो कि बिल्कुल सही है। सेकंड पे आते हैं, एट स्टैंड स्टिल द रोटर ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज सब्जेक्टेड टू अल्टरनेट फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। ये इसका बिल्कुल सही रीज़न है, क्योंकि जो आपका रोटर होता है, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो इनिशियली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक तो लॉक नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि बार बार ये इतनी तेज़ रोटेट करता है कि आपका नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आ जाते हैं। तो रोटर का इनर्शिया इतना ज़्यादा होता है कि वो जब तक नॉर्थ के साथ लिंक करता है तब तक साउथ पोल आ जाता है। तो एक अल्टरनेट फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन होती रहती है, तो इसलिए वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, ठीक है। 68 द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर इज़ वेरी स्मॉल, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंक्रोनस कंडेंसर से हमें लोड की उम्मीद नहीं करते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन लोड नहीं होता है, तो इसलिए सिंक्रोनस कंडेंसर के शाफ्ट पतली होती है, ठीक है। तो रीज़न पढ़ लेते हैं इसका। द सिंक्रोनस कंडेंसर इज़ अ मशीन विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू डिलीवर एनी मैकेनिकल पावर, जो कि बिल्कुल सही है। रीज़न उसका इसी वजह से वो पतला और हल्का शाफ्ट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इज़ द सेम फॉर सिंक्रोनसली कनेक्टेड मशीन्स। किसी भी ग्रिड में जितने भी सिंक्रोनस जनरेटर लगे होते हैं उन सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। उसका रीज़न पढ़ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कैन बी कंट्रोल्ड बाय सिंक्रोनस जनरेटर ओनली। अब ये जो है ये आपकी गलत है। फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जाता है सिंक्रोनस जनरेटर से, लेकिन सिर्फ उसी से नहीं किया जाता। जब भी लोड चेंज होता है तब भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। आर आपका फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है टॉर्क। अब बोला गया है कि आपको फाइंड आउट करना है क्या, पावर। तो आपका टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पावर अपॉन ओमेगा, जहाँ पर ओमेगा क्या है 2 पाई इंटू सिंक्रोनस स्पीड अपॉन 60। तो जब ओमेगा निकाल के हम यहाँ पर पुट करेंगे और टॉर्क हमें पता ही है, तो हमारा पावर कितना आ जाएगा, हमारा पावर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 1000 वाट। क्वेश्चन नंबर 71 वाइल रनिंग ऑन लाइट लोड अ salient pole synchronous machine can continue to operate on infinite bus bar even if its excitation fail। तो जब उसका एक्साइटेशन फेल हो जाएगा तब भी वो मशीन रोटेट करती रहेगी, तो जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्साइटेशन फेलियर मतलब आपका Q0 हो गया इंटरनली, लेकिन क्योंकि वो इनफाइनाइट बस से जुड़ी है तो वो बाहर से ले सकती है Q। रिएक्टिव पावर की ज़रूरत होती है मशीन को, तो अगर इंटरनली वो फेलियर हो गया तो वो बाहर से ले लेगी पावर,
अ सेलिएंट पोल मशीन डेवलप रिलक्टेंस पावर ड्यू टू वेरिएबल रिलक्टेंस ऑफर्ड बाय सेलिएंट पोल्स। तो ये भी इसका सही रीज़न है कि सेलिएंट मशीन रोटेट इसलिए भी करती रहती है क्योंकि उसमें रिलक्टेंस पावर भी होता है। तो अगर आपका सिंक्रोनस पावर ज़ीरो भी हो गया तो रिलक्टेंस पावर की वजह से वो रोटेट करती रहेगी। ठीक है, तो ये इसका सही रीज़न है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, इन अ सर्टेन केस ऑफ लोड चेंज एन अल्टरनेटर बिकम्स अनस्टेबल एंड पुल आउट, जो कि बिल्कुल सही है। एक पर्टिकुलर लोड से ज़्यादा जब अल्टरनेटर पे होता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है और सिंक्रोनिज्म से बाहर चला जाता है। इन एन अल्टरनेटर डैम्पर वाइंडिंग इज प्रेजेंट, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। तो रिलेटेड नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, बी। दोनों सही हैं लेकिन रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे बोला गया है कि 500 मेगावाट का जनरेटर है, 13.8 kV उसकी रेटेड वोल्टेज है और 0.8 पावर फैक्टर है। तो फुल लोड करंट पूछा है, तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 500 इंटू √3 VL IL cos phi। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा करंट कितना आएगा, हमारा करंट आएगा 26.15 किलो एम्पियर। ठीक है, जो कि आंसर नंबर सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको ZS दिया है, I दिया है, इट्स जनरेटेड वोल्टेज EF एंड टर्मिनल वोल्टेज दोनों 500 हैं। तो पूछा गया है कि मैक्सिमम पावर कितना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपका फॉर्मूला होगा, वैसे तो एक थोड़ा सा टिपिकल फार्मूला लगेगा, तो पावर आपका हो जाएगा EV/Z। ठीक है, ये Z है, इन सब का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस आपका हो जाएगा डेल्टा माइनस Z का एंगल बीटा। ठीक है, माइनस V²/Z इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल फार्मूला है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से अगर हम करेंगे, हमें ये पता है कि इस फार्मूले में माइनस का साइन है, तो नॉर्मल जो भी हमारा पावर आता उससे तो कम ही पावर आएगा। तो इसको करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, इसको करने का तरीका है कि आप सिंपल P मैक्सिमम निकालें, जैसे पहले निकालते थे। आप R को इग्नोर कर दें। ठीक है, R को इग्नोर कर देंगे तो ZS इज XS हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा EV/XS और साइन डेल्टा। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है, और मैक्सिमम निकालना है, तो साइन डेल्टा की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन डेल्टा क्या होता है, 90 होता है। ठीक है, तो EV को फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, हमारा आंसर आएगा 2500। तो इससे कम आएगा, तो इससे कम क्या है, 2250। तो इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ES में ज़्यादा सॉल्व करने का आपके पास टाइम नहीं रहता, और क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा शॉर्टकट तरीके भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 75, consider the following statement with regard to synchronous machine. When a synchronous motor is overexcited, its back EMF become greater than supply voltage. ठीक है, अगर एक सिंक्रोनस मोटर है और ये उसका इनपुट वोल्टेज है और ये इसका E है, मतलब उसका बैक EMF, तो अगर मशीन ओवर एक्साइटेड है तो ओवर एक्साइटेड मशीन में इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। आउटपुट मतलब जो बाद का वोल्टेज है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपने यहाँ से 500 वोल्ट दिया तो आपको इंटरनली 450 मिलेगा, या उससे तो कम ही मिलेगा जो बाहर से आपने इनपुट दिया है, लेकिन ओवर एक्साइटेड में वो ज़्यादा हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड पार्ट क्या है, व्हेन अ सिंक्रोनस मोटर इज ओवर एक्साइटेड, पावर फैक्टर लीडिंग होगा, तो जाहिर सी बात है लीडिंग होगा। ये मोटर है, क्योंकि वो ओवर एक्साइटेड है, तो मोटर तो पावर लेती है, पावर तो इनपुट है, लेकिन वो क्यों
ओवर एक्साइटेड है तो क्यू देने लगेगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस जे क्यू हो जाएगा ये, और माइनस साइन जब भी आता है तो लीडिंग होता है। ठीक है। तीसरा क्या है, सिंक्रोनस मोटर इज़ यूज्ड एज अ कैपेसिटर वेयर लोड इज़ सो लार्ज। तो हम सिंक्रोनस मशीन को सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह भी यूज़ करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, तो तीनों आपके सही हैं। फिर आर लार्ज सिंक्रोनस जनरेटर इज फीडिंग पावर इनटू एन इनफाइनाइट बस एट स्लाइटली लैगिंग पावर फैक्टर। तो एक बहुत बड़ा जनरेटर जो है वो आपका क्या कर रहा है, ग्रिड में दे रहा है लैगिंग पावर फैक्टर पे, यानी कि P प्लस जे क्यू वो दे रहा है आपके बस में। इफ़ टोटल लॉस ऑफ फील्ड अकर, अगर टोटल लॉस ऑफ फील्ड हो गया तो मशीन क्या करेगी, मशीन उल्टा यहाँ से पावर लेने लग जाएगी। अगर यहाँ से फील्ड लॉस हो गया तो मशीन किसकी तरह बिहेव करेगी, मशीन आपकी बिहेव करेगी रन एज एन इंडक्शन जनरेटर। तो मशीन आपकी इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करने लग जाएगी, लेकिन उसे ट्रिप करना पड़ेगा आपके फर्दर डैमेज होने से पहले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, वाइल डिराइविंग इक्वेशन ऑफ टॉर्क डेवलप्ड इन नॉन सेलिएंट पोल ओनली फंडामेंटल ऑफ जो कंपोनेंट है स्टेटर और रोटर का उन्हें कंसीडर किया जाता है, और उन दोनों के बीच के एंगल को ही हम डेल्टा कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। एफ और एफ इन दोनों के बीच के एंगल को डेल्टा कहते हैं। ठीक है। तो एफ की वजह से उत्पन्न होने वाले वोल्टेज को बोलते हैं ई, और एफ की वजह से होने वाले को बोलते हैं वी। तो ई और वी के बीच के एंगल को भी डेल्टा बोलते हैं, और एफ और एफ के बीच के एंगल को भी डेल्टा बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, द 2 MMF एफ एस एंड एफ बी लिखा है यहाँ पर, एफ नहीं लिखा है, कॉज द अपीयरेंस ऑफ स्टेटर एंड रोटर पोल अलॉन्ग विद दियर रिस्पेक्टिव एक्सिस विच रिजल्ट इन डेवलपमेंट टॉर्क। यानी कि इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन से ही आपका टॉर्क डेवलप होता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो दोनों जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है। तो सॉरी, द स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स। 77 का स्टेटमेंट 1 फॉल्स होता है। क्यों? क्योंकि जो एफ और एफ के बीच के एंगल को बोला जाता है डेल्टा, ना कि एफ, और जैसा कि क्वेश्चन में क्या दिया है, एफ और एफ के बीच को एंगल को डेल्टा बोला गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिजल्टेंट और एफ के बीच के एंगल को डेल्टा बोलते हैं, ना कि इसको। ठीक है। तो 1 आपका फॉल्स हो गया, तो डी ही ऑप्शन बचता है। 78, सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल पावर एट यूनिटी पावर फैक्टर टू द बस इफ़ फील्ड करेंट इज इंक्रीज। अगर फील्ड करेंट बढ़ा दी गई तो फील्ड करेंट बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, ईएफ बढ़ेगा। ईएफ बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा। ठीक है। और अगर जनरेटर में क्यू बढ़ा तो मशीन और लैगिंग हो जाएगी। ठीक है। तो अब ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शन पहला क्या है, बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर आउटपुट विल रिमेन अनचेंज्ड। ऐसा नहीं होगा। एक्टिव पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आईएफ बढ़ाने का, क्योंकि आईएफ बढ़ाने से क्या होता है, ई बढ़ता है और रिएक्टिव पावर बढ़ता है, तो एक्टिव पावर आपका कांस्टेंट रहेगा। तो पहला ऑप्शन ये है कि एक्टिव पावर अनचेंज्ड है और रिएक्टिव पावर अनचेंज्ड है। बट मशीन आपका क्या रह जाएगा, तो दो ऑप्शन में से अब हमें एक सेलेक्ट करना है। ठीक है। लेकिन मशीन लैगिंग पावर फैक्टर देने लगेगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो एक्टिव पावर सेम रहेगा, और रिएक्टिव पावर अभी हमने देखा था कि वो क्योंकि क्यू बढ़ जाएगा और क्यू देने लगेगा तो वो और ज़्यादा लैगिंग हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, अ 3-phase synchronous motor with constant excitation is driving a certain load, drawing electrical power from infinite bus at leading power factor। तो अगर शाफ्ट का लोड डिक्रीज़ कर दिया जाए तो क्या होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, शाफ्ट का लोड डिक्रीज़ कर दिया जाए, तो सबसे पहले आप एक फेज़र डायग्राम बनाएं। यह आपका EF है, सॉरी ये आपका V है, मोटर है तो E नीचे होगा। ठीक है। अब उसने बोला है कि पावर आपका क्या होता है, ये आपका कांस्टेंट पावर है। ठीक है। और ये आपका हो गया करंट IA XS।
ठीक है। अब उसने आपसे बोला है कि एक्साइटेशन सेम है, मतलब कि ई का जो फेज़र है, जो ये वाला आपका फेज़र है, वो आपका क्या है, उसकी लेंथ सेम रहेगी। तो जैसे ही आपने लोड घटाया तो नया लोड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, नया लोड यहाँ आ गया तो नया ईएमएफ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ तो सेम रहेगी। और नया करंट कैसे आएगा, नया करंट ई से वी की तरफ आएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इस तरीके से हम देख लेंगे कि डेल्टा तो हमारा कम हो गया, हमारा नया डेल्टा कम हो गया, तो पावर एंगल विल डिक्रीज। तो ये तो हमें दिख रहा है कि पुराना पावर एंगल क्या है, ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है। तो पावर एंगल डिक्रीज हो रहा है और पावर फैक्टर आपका अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो पावर फैक्टर भी आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पावर एंगल विल डिक्रीज एंड पावर फैक्टर विल ऑल्सो डिक्रीज, तो बोथ विल डिक्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय 1500 किलोवाट को, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएँ न्यूमेरिकल टाइप के, तो आपको सबसे पहले इसमें मैक्सिमम पावर निकालनी है। तो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए क्या होता है, आपको चाहिए होता है ई वी अपॉन एक्स इंटू साइन डेल्टा। ठीक है, तो इसमें ई दिया है, वी दिया है, एक्स दिया है और साइन डेल्टा आपको मैक्सिमम है, तो साइन डेल्टा आपका 0 हो गया। ठीक है, साइन डेल्टा आपका 1 हो गया, क्योंकि साइन डेल्टा 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, तो वो 1 हो गया आपका। ठीक है, तो इज इक्वल टू पी मैक्सिमम। तो इसे भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को। तो इसका आंसर क्या आ गया, आपका ए आ गया। ठीक है, फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, व्हेन अ सिंक्रोनस मोटर इज ओवर एक्साइटेड इट्स बैक ईएमएफ इज ग्रेटर। तो सिंक्रोनस मोटर अगर ओवर एक्साइटेड है तो बैक ईएमएफ ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यहाँ पे अगर V है और ये E है, अगर यहाँ पर बढ़ गया तो आपका क्या बढ़ेगा, E बढ़ेगा। ठीक है, तो ओवर एक्साइटेड होती ही मशीन तब है जब उसका टर्मिनल वोल्टेज से E बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहली लाइन बिल्कुल सही है। व्हेन अ सिंक्रोनस मोटर इज ओवर एक्साइटेड इट्स पावर फैक्टर इज लीडिंग, वो भी बिल्कुल सही है, लीडिंग होता है। व्हेन सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड एज कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की तरह भी सिंक्रोनस मोटर यूज़ होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी डी। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीटेड है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया था। अब क्वेश्चन है 82। इन अ सिंक्रोनस मशीन द रोटर स्पीड बिकम्स मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड ड्यूरिंग हंटिंग, द डैम्पर बार डेवलप। तो अभी हमने जब डैम्पर वाइंडिंग्स पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि यह आपकी सिंक्रोनस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो नॉर्मल केस में तो क्या होता है, ये दोनों लॉक्ड रहते हैं, लेकिन जैसे ही लोड घटता है तो रोटर की आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, रोटर की आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो रोटर की स्पीड बढ़ जाएगी तो डैम्पर बार में एक टॉर्क डेवलप होगा, जो होगा इंडक्शन जनरेटर टॉर्क। तो वो इस रोटर को वापस खींचेगा सिंक्रोनिज्म में। अगर लोड बढ़ जाता तो ये पीछे निकल जाता, और पीछे निकल जाता तो सिंक्रोनस मोटर का टॉर्क इसमें लगता और ये फिर से सिंक्रोनिज्म में आ जाता। तो मेन पर्पस डैम्पर वाइंडिंग का क्या होता है कि रोटर जैसे अपनी पोजीशन से आगे निकले तो उसमें एक टॉर्क लगे, इंडक्शन टॉर्क, जो कि इंडक्शन जनरेटर टॉर्क होगा, और वो फिर से पीछे आ जाए। और जब वो पीछे जाए सिंक्रोनस स्पीड से, तो उसमें एक इंडक्शन मोटर का टॉर्क लगे और वो आगे आ जाए। एक्चुअली वो इंडक्शन टॉर्क है, उसे जनरेटर मोटर कहना तो वो अलग बात है, पर वो मेनली एक इंडक्शन टॉर्क है। ठीक है, जो डैम्पर वाइंडिंग की वजह से आ रहा है, जिसकी वजह से सिंक्रोनिज्म में रहने में हमें हेल्प आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चंस हैं 2013 तक। तो आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियोस, एंड थैंक यू वेरी मच।